हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग 10th का सोशल साइंस का टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके रोज़ 8 बजे टेस्ट दे सकते हैं। आधा घंटा का समय दिया जाता है, उसके बाद आपको डिस्कशन वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोग टेस्ट देते हैं और डिस्कशन वीडियो देखते हैं तो आपकी परीक्षा के लिए तैयारी की जो तैयारी होगी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगी और आप परीक्षा में कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? विश्वव्यापी मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा? तो विश्वव्यापी मंदी कब आई थी? तो विश्वव्यापी मंदी 1929-1930 में आई थी और सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा था अमेरिका पर पड़ा था। कौन सा, किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था। यहाँ के एक राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट जिन्होंने न्यू डील पॉलिसी लाई थी। पूछ सकता है न्यू डील पॉलिसी किसने लाए थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट में लाया था। कब आया था विश्वव्यापी मंदी? तो 1929-30 में आई थी। 1929 में आरंभ हो गई थी और सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ा था। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप यानी बहुत बड़ा महाद्वीप होगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। इसलिए एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप या मानव का घर भी कहा जाता है। एशिया को क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप या मानव का घर भी कहा जाता है। कहा वास्को डी गामा किस देश की खोज की? तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। लेकिन पूछेगा अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका के लिए याद रखिएगा अमेरिका की खोज कोलंबस ने किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? अभी बताएं। मानव का घर जो कहा जाता है एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या पूरे विश्व की अन्य महादेशों द्वीपों की जनसंख्या से बहुत अधिक है, इसलिए इसे मानव का घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एस्पिरिन जेनिन का आविष्कार कब हुआ था? एस्पिरिन जेनिन का आविष्कार कब हुआ? 1770 ईस्वी में एस्पिरिन जेनिन का आविष्कार हुआ था। आया कह रहा है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी दोनों कौन से यूरोप महादेश का देश है। किस महादेश में आते हैं? यूरोप में आते हैं। कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस की गई थी? तो बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है? जालबेरियन किसकी संस्था थी? तो याद रखिएगा जालबेरियन व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरियन किसकी संस्था थी? तो जालबेरियन व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इस इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध एक ही देश था दोनों के एकीकरण के, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया थी। कौन थी? ऑस्ट्रिया। अगला देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन एक गुप्त संगठन से था जिसका नाम था कार्बोनरी संस्था, कार्बोनरी। अगला देखते हैं। और मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की गठन भी किया था, लेकिन पूछेगा संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। किस देश में हुआ कार्ल मार्क्स का जन्म?
जर्मनी में हुआ। अगला देखते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय की रचना है, लियो टोल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस है। वार एंड पीस का मतलब युद्ध और शांति होता है, युद्ध और शांति भी पूछ सकता है, किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय। साम्यवादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? साम्यवादी मतलब सभी में धन को समान रूप से बांट देना साम्यवादी होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो साम्यवादी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेनिन ने किया, रूस में किया। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहे जाते थे? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। क्या? कोलोन। अगला है, नरोत्तम सिंहनुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंहनुक कंबोडिया का शासक, कंबोडिया। नरोत्तम सिंहनुक कहाँ का शासक था? कंबोडिया का। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पहला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं? दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं? देखते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। समझिए क्या होता है। अगर देश की सीमा के अंदर, क्या बोले? देश की सीमा के अंदर अगर देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में जितने वस्तुएं और सेवाएं पैदा की जा रही है, उसके कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, घरेलू उत्पाद कहते हैं। खाली देश की सीमा के अंदर होना चाहिए, उसको सकल घरेलू। अगर देश के नागरिकों द्वारा आ जाएगा, जब देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं जो मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जहाँ नागरिक आएगा वहाँ राष्ट्रीय उत्पाद होगा, और जहाँ देश की सीमा आएगा उसका वहाँ क्या होगा? घरेलू उत्पाद होगा। तो एक बार परिभाषा अच्छा सुनिए। तो सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा होगा, एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद रहेगा, सीमा के जगह क्या करना है? हमको नागरिक करना है। एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। दोनों लिख लेते हैं एक बार, ध्यान रखिएगा। और सीमा आया तो सकल घरेलू उत्पाद, और नागरिक आ गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखते हैं आंसर क्या है। पहला का आंसर क्या होगा? एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सीमा रहेगा तो घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद का अंग्रेजी क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है या कहते हैं। अगला देखिए, दूसरा है, कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसको बोलते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है? देश की सीमा जहाँ आ गया वहाँ रहेगा देश के लोगों द्वारा। देखिए, एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाती है, सकल राष्ट्रीय
उत्पाद कहलाती है, उत्पाद कहलाती है। ध्यान आ गया होगा। यदि कहेंगे एक वर्ष में देश की सीमा के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक कुल तो सकल घरेलू उत्पाद, और एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय का मतलब देश। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली वैसा विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली में लेन, जब वस्तु के बदले वस्तुओं से लेन देन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी वैसा विनिमय प्रणाली, लेन देन का वैसा साधन जिसमें वस्तु के बदले वस्तु को ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको, आपके पास वो चीज़ है तो आपको चीज़ के बदले चीज़। पहले देखते होंगे आप लोग कि मान लीजिए कोई दुकान जाना है, दुकान में हमारे पास पैसा नहीं है तो धान गेहूँ ले जाते थे और उनसे कुछ सामान लेकर चलाते थे, तो वस्तु नहीं है, वो भी वस्तु नहीं है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। यानी विनिमय का वैसा साधन या लेन देन का वैसा साधन जिसमें वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। देखिए वैसा विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले वस्तुओं का ही लेन देन किया जाता है, लेन देन किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन कब था, तो जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। मुद्रा का आविष्कार जब हो गया तो पैसा के बदले कोई चीज लेते हैं, तो इसका प्रचलन मुद्रा के आविष्कार के पूर्व बहुत अधिक था। इसका प्रचलन मुद्रा के आविष्कार के पूर्व, मुद्रा के आविष्कार के पूर्व यानी पहले अधिक था, अधिक था। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संसाधन नियोजन क्या से आप क्या समझते हैं या क्यों जरूरी है। संसाधन नियोजन यानी संसाधनों को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से सही यूज करना, यानी ज़्यादा यूज नहीं करना, उसे देखते हुए यूज करना, कितना यूज करें ताकि हमारा उससे ज़्यादा फायदा हो और उसका बर्बाद ना हो। मान लीजिए पानी यूज करना है तो पानी का उचित यूज करना, पानी तो यूज करना है लेकिन बर्बाद मत करना, इसको क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। यह क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे से किसी भी संसाधन का यूज करेंगे तो वह संसाधन भविष्य के लिए शेष बचेगा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसके ये तड़पना नहीं पड़ेगा। तो संसाधन नियोजन भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है। पहला संसाधन नियोजन क्या है, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। लिखिए क्या लिखते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। यह इसलिए जरूरी है कि यदि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करेंगे,
करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन की कमी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक के कार्यों को लिखें। बताते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य क्या। व्यापारिक बैंक के 2-3 कार्य समझिए। पहले पैसा जमा करना। मान लीजिए हम लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो व्यापारिक बैंकों के पास जा। व्यापारिक बैंक का मतलब जिसमें हम पैसा रखते हैं, SBI, PNB, ये सब, पंजाब नेशनल बैंक, मगध ग्रामीण बैंक, ये सब व्यापारिक बैंक है। तो हमारे पास अगर अधिक पैसा हो जाएगा तो उसमें हम व्यापारिक बैंक में हम पैसा जमा कर सकते हैं। तो पहला काम हो गया पैसा को जमा करना। दूसरा, ऋण प्रदान करना। मान लीजिए हमें पैसा की ज़रूरत हो गई तो वो ऋण भी देगा। ऋण का मतलब हमें कर्ज भी देगा। और तीसरा काम है किसी भी वस्तु को सुरक्षित रखना। जेवर आभूषण, महंगी वस्तु को सुरक्षित रखना। आप लोग जानते होंगे कि बैंक में लॉकर की सुविधा होती है। अगर हम अपना सोना चांदी घर का रखना चाहते हैं बैंक में सुरक्षित रूप से, क्योंकि घर में डर है कि कुछ हो, चोरी कर ले, तो इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक जाते हैं। बैंक लॉकर की सुविधा देती है, उसमें कुछ पैसा लेती है और आपका सामान सुरक्षित रहता है। तो 3 कार्य, पहला पैसा जमा करना, दूसरा ऋण प्रदान करना, तीसरा लॉकर की सुविधा देना। लिखते हैं क्या है, व्यापारिक बैंक का, व्यापारिक या व्यावसायिक बैंक पढ़ते हैं यहाँ, व्यावसायिक बैंक का कार्य निम्न है। ये 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। तो 5 नंबर में आएगा तो डिटेल में करना पड़ेगा। पहला, पैसा जमा करना। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान के पास अधिक पैसा हो जाता है, तो पैसा को बैंक में जमा कर सकता है। दूसरा, ऋण प्रदान करना। इसमें लिखेंगे यदि किसी व्यक्ति या संस्थान को पैसे की जरूरत होती है तो व्यापारिक बैंक उसे ऋण प्रदान करता है, कर्ज प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति या संस्थान का मतलब इंस्टीट्यूट, व्यक्ति का मतलब एक आदमी, 2-4 आदमी ग्रुप चल रहा है, कोई स्कूल चला रहे हैं, उसे संस्थान कहते हैं। जब व्यक्ति या संस्थान को पैसों की ज़रूरत होती है तो व्यापारिक बैंक उन्हें कर्ज प्रदान करता है। तीसरा काम क्या है, लॉकर की सुविधा देना। क्या, किसी भी बहुमूल्य या कीमती आभूषण या अन्य कीमती पदार्थ को बैंक में सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर की सुविधा देता है, जिसके बदले कुछ पैसा लेता है। किसी भी आभूषण या कीमती सामान को बैंक में सुरक्षित
बैंक के लॉकर में सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारा हो गया व्यापारिक बैंक का कर्ज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेस्ट जरूर दें। कल सवेरे एनसीईआरटी के सोशल साइंस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो भी आपदा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपदा जो भी हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव 5 बजे सुबह अपलोड किया जाएगा। उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।